Hello everyone, welcome back. In today's video, I'll be talking about the objectives of cost accounting, advantages of cost accounting, and the difference between financial accounting and the cost accounting. So let's start the video. पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए, जब मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है दैट इज टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। यानी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या हम अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है उसी को एसरटेन करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अब देखिए, जब हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें पता चल गई कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है तो हम अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। तो अगर 8 रुपीज़ हमारी कॉस्ट लग रही है तो वी कैन डिसाइड कि चलो ठीक है, 8 रुपीज़ से ज़्यादा जो है हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करना है। तो इट कैन बी 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए हमें जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और ये डेटा कौन प्रोवाइड कराता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए, जब हमारे पास कॉस्ट पता चल गई हर प्रोडक्ट की, हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया हर प्रोडक्ट का, तो हम प्रॉफिट्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस में हम 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ए, बी और सी। हमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्रॉफिट पता है कि प्रोडक्ट ए से कितना प्रॉफिट है, बी से कितना प्रॉफिट है, सी से कितना प्रॉफिट है। तो मैनेजमेंट को जो जितना भी डेटा चाहिए कि आप किस तरीके से इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो ए प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना जा सकता है, बी का कितना जा सकता है और सी का कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या फिर किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में, तो हमें हर चीज़ की डिटेल हमारे पास होती है। तो कितना मटेरियल आया, कितना हमने इशू किया, उससे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितनी लेबर आई, कितना टाइम उन्होंने काम किया, कितनी हमारी सिक लीव है, कितनी हमारा आइडल टाइम है कि वर्कर आए तो हैं लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारा मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मशीन खराब हो गई थी। तो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होगी। तो जब हर चीज़ का रिकॉर्डिंग होगा तो मैनेजमेंट के पास डेटा अवेलेबल होगा कि यहाँ पे हमारी लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है, हमारी मटेरियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है, हमारे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो जब हर चीज़ का डेटा अवेलेबल होगा तो वहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है अपनी वेस्टेज को, अपने एक्सपेंसेस को और अपने टाइम को। तो मैनेजमेंट के पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर पाएंगे हर टाइप के एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग या फिर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग इनकम से एक्सपेंसेस को क्लासीफाई कर लेते हैं कि कौन से हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि फिक्स नेचर के हैं, कौन से एक्सपेंसेस वेरिएबल नेचर के हैं और कौन से हमारे सेमी फिक्स या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। सिमिलरली, अगर हमारा एक जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, तो हमारा प्रोसेस ए में कितनी कॉस्ट लग रही है, प्रोसेस बी में कितनी कॉस्ट लग रही है एंड प्रोसेस सी में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो हमें जब हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है कि डिफरेंट प्रोसेसेस से जब हमारा प्रोडक्ट पास होता है तो हर प्रोसेस की कितनी कॉस्ट लगती है, तो हम इजीली उसको कैलकुलेट करने में हेल्प हो जाता है, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शुगर केन आप लेकर आते हैं रॉ मटेरियल और आप शुगर में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रोसेस ए में क्या होगा कि जो शुगर केन है वो पहले आप उसका गुड़ बनाएंगे, गुड़ बनाने के बाद आप उसको शुगर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। जब आपके पास प्रोसेस ए का भी कॉस्ट पता चल रही है कितनी लग रही है, प्रोसेस बी की भी कॉस्ट पता चल रही है कितनी लग रही है, तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि क्या मुझे शुगर केन को कन्वर्ट करना चाहिए शुगर में, इज इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, या मैं शुगर केन को सीधा गुड़ में कन्वर्ट करके मैं उसी को सेल कर दूं मार्केट में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को जो डेटा चाहिए कि क्या मुझे प्रोसेस वाइज कितनी कॉस्ट लग रही है, ऑपरेशन वाइज कितनी कॉस्ट लग रही है और कितने एक्सपेंसेस मेरे फिक्स नेचर के हैं, कितने एक्सपेंसेस मेरे वेरिएबल नेचर के हैं। तो ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। देखिए, जब हमारे पास रॉ मटेरियल होता है या फिनिश गुड्स होता है तो हमें उसको कंपेयर करना होता है हमारी सेल्स के साथ या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। अगर हमारे फिनिश गुड्स की डिमांड इतनी नहीं है, वो इतना नहीं सेल हो रहा, लेकिन हमने फिनिश गुड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट लग रही होगी। आपको एक स्पेस चाहिए होगा जहाँ पे आप अपने स्टॉक को रख सकें, आपको उसका इंश्योरेंस कराना पड़ सकता है। आप उस स्टॉक के लिए जो है आपको कोई स्टोर कीपर रखना पड़ेगा जो कि उस स्टोर को ध्यान रख सके, चोरी होने का डर लगा रहता है।
ऑब्सोलीट होने का डर लगा रहेगा, हमारा जो स्टॉक है कहीं पुराना ना हो जाए, मार्केट में न्यू ट्रेंड आ जाए तो हमारा पुराना स्टॉक वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो एक तरीके की कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो। वहीं अगर स्टॉक हमारा बहुत कम है एज कम्पेयर टू सेल, सेल बहुत ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उतना मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, हमारे पास उतना अवेलेबल रॉ मटेरियल नहीं है, तो भी वो हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि हमारी मार्केट में गुडविल चली जाएगी। नेक्स्ट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या हमें फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि मैं मार्केट में उसको ज़्यादा एक्सपेंशन करने का सोचूं, या फिर मैं न्यू मार्केट में एंटर करने का सोचूं, या फिर हम कोई कैपिटल प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट लग सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट डेटा हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर मैं ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करता हूँ तो कितनी कॉस्ट और बढ़ सकती है, तो मुझे ये प्रोजेक्ट को में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि मैनेजमेंट प्लानिंग, कंट्रोल और इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस करती है। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि क्या मुझे शट डाउन करना चाहिए या फिर ऑपरेट करना चाहिए, क्या मैं इस मार्केट में एंटर करूं कि नहीं करूं, क्या मुझे एक न्यू प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, जो कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली मैनेजमेंट प्लान करना चाहती है फ्यूचर के लिए, तो अगर हमें पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हमने मैन्युफैक्चर कर ली है तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि क्या मुझे एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए अपने कस्टमर्स को। तो अगर हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए। तो ये सारे टाइप के डिसीजन मैनेजमेंट ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है बजट्स की प्रिपरेशन में और उनको इम्प्लीमेंट करने में। अब देखिए बजट्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक एस्टिमेट लेते हैं कि फ्यूचर में हमारी कॉस्ट कितनी जा सकती है। तो राइट नाउ अगर मेरा आउटपुट जो है वो 1000 यूनिट्स आ रहा है, 1000 यूनिट्स, और मेरी जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, तो अगर मैं आउटपुट को डबल कर दूं तो मेरी कॉस्ट भी डबल हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग करती है मैनेजमेंट कि हम बजट्स बना लेते हैं कि फ्यूचर में अगर ये चीज़ इतनी हो जाती है तो हमारा टोटल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कितनी हो जाएगी। तो जब हमारे पास बजट्स हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो हम उन्हें एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि हमने सोचा था कि कॉस्ट हमारी 2 लाख आएगी, लेकिन अगर कॉस्ट हमारी 2,50,000 जा रही है तो ये 50,000 रुपीज़ ज़्यादा क्यों जा रही है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है कि वाई दिस 50,000 रुपीज़ इज़ मोर देन दी एस्टिमेटेड और द बजटेड कॉस्ट। नेक्स्ट है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो डिफरेंट लेवल्स की मैनेजमेंट को जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पे प्रोवाइड करती है। अब आपको पता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। लोअर लेवल पे मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट एंड द टॉप मैनेजमेंट। तो हर टाइप के मैनेजमेंट को अपने अपने डिपार्टमेंट में डिसीजंस लेने के लिए रेलेवेंट डेटा कहाँ से मिलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो मुझे पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट ए हूँ तो प्रोडक्ट ए के लिए मुझे जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, प्रोडक्ट बी को अपना डेटा मिल जाएगा एंड प्रोडक्ट सी को मिल जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी एरिया की कॉस्ट को जान सकता है थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग, और वहाँ पे उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा राइट टाइम पर और राइट प्लेस पर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कौन से एम्प्लॉय ने कितनी प्रोडक्शन किया, 8 आवर्स की जॉब में कितने एम्प्लॉयज़ जो है वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एफिशिएंट है, कितने एम्प्लॉयज़ लेस एफिशिएंट है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रोवन प्लान बेटर रहेगा, हल्से प्लान बेटर रहेगा, बीडॉक्स रहेगा। तो ये सारे इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, बोनस प्लान, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को या लेबर को किसके अकॉर्डिंग हमें उनको इंसेंटिव देना चाहिए। तो ऐसा प्लान बेटर रहेगा जिसमें कि मैनेजमेंट को भी कॉस्ट कम हो जाए और एम्प्लॉयज़ को भी उनके हार्डवर्क का या उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिल सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दी एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है जिससे कि मैनेजमेंट काफ़ी डिसीजंस ले सकती है, जैसे कि क्या उन्हें न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं, या फिर उन्हें जो अभी जो उनका काम है जिससे वो लेबर से करवा रहे हैं अगर उसके बदले हम उसको रिप्लेस कर दें किसी मशीन से
ऑटोमेटिक मशीन से, तो क्या हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी कि नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। अब इंटरनल ऑडिट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी बुक्स में, तो सबका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सबका रिजल्ट सेम नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो कहीं ना कहीं फ्रॉड या फिर एरर्स हो रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कुछ पे डिपार्टमेंट है, पे डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो सैलरी वगैरह देते हैं एम्प्लॉयज़ को, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे जो हम सैलरी दे रहे हैं वो 20 एम्प्लॉयज़ की दे रहे हैं, 20 लेबर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयड है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बताया कि हमने सिर्फ 15 ही लोग रिक्रूट करे हैं, तो 15 लोगों की सैलरी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि 20 एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। वही फोरमैन भी है, सुपरवाइजर है, उसने बोला मैं भी 15 लोगों को ही सुपरवाइज करता हूँ, तो यहाँ पे मिसमैच हो गया। पता चल जाएगा हमें कि ह्यूमन रिसोर्स ने बताया 15 लोग आए, फोरमैन बता रहे हैं कि मेरे यहाँ पे 15 लोगों ने प्रोडक्शन किया है, और आप सैलरी जो है वो 20 लोगों को दे रहे हो। तो एक ही ट्रांजैक्शन को अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल चेक हो जाता है कि क्या कोई यहाँ पे बोगस एंट्रीज तो नहीं हो रही, क्या कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड या फिर एरर तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि सारी ट्रांजेक्शन्स चेक हो जाती हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा जितना भी कॉस्ट लगती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हम उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करें। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कॉस्ट है। तो सबके साथ मिलकर हम डिस्कस कर सकते हैं कि देखो आपके डिपार्टमेंट का इतना कॉस्ट है, सेल डिपार्टमेंट का इतना कॉस्ट आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का इतना कॉस्ट है, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का इतना कॉस्ट है। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट में कितना कितना हम रिडक्शन कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग एक रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम कॉस्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम अपनी एफिशिएंसीज को मेजर कर सकते हैं कि क्या हमारी मटेरियल को यूज़ करने में एफिशिएंसी है कि नहीं है, क्या हमारी लेबर एफिशिएंट है कि नहीं है, क्या हम प्रोडक्शन एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हर तरीके की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए ये होता कैसे है कि यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, यानी कि हम हर कॉस्ट को एक तरीके से मेजर कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी एट प्रेजेंट इतनी कॉस्ट लग रही है, तो फ्यूचर में ये कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि फ्यूचर में हमारी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ लगेगी अगर हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आई कितनी एक्चुअल में 110, यानी कि 10 रुपीज़ की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो मैनेजमेंट क्या करेगी कि 10 रुपीज़ की कॉस्ट ज़्यादा क्यों लग रही है। हो सकता है आपने मटेरियल वेस्ट किया हो, लेबर ने रॉ मटेरियल ख़राब कर दिया, या फिर चोरी हो गया, या फिर ऑब्सोलीट हो गया, या फिर हमारी लेबर एफिशिएंट नहीं है, या फिर हम पुरानी मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करके हम उस पर करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। तो ये हमारी एफिशिएंसी और उसको इम्प्रूव कैसे करें, उन दोनों में हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। अब देखिए जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हमें बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट पता चलता है कि हमारे बिजनेस ने पूरे साल में कितना एज अ होल प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट बताती है कि प्रोडक्ट ए ने कितना प्रॉफिट किया, प्रोडक्ट बी ने एंड प्रोडक्ट सी ने। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट बी का जो है वो लॉसेज आ रहे हैं या फिर प्रॉफिट ईयर बाय ईयर कम होता जा रहा है, इट मीन्स कि वो अनप्रॉफिटेबल है, हमारे लिए फ़ायदा नहीं है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। तो हम वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को स्विच कर सकते हैं टू दी प्रोडक्ट ए या फिर प्रोडक्ट सी में। तो जो भी अनप्रॉफिटेबल हमारी एक्टिविटीज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हम अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकते हैं टू द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। नेक्स्ट है फिक्सिंग प्राइजेस। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा कि हमें एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। उस कॉस्ट के बेसिस पे हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मेरी 10 रुपीज़ की कॉस्ट है तो मुझे मार्केट में इसे कितने का सेल करना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट एडवांटेज है प्राइस रिडक्शन।
प्राइस रिडक्शन मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। देखिए कई बार इकोनॉमी में क्या होता है, डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं सेल होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है परचेज करने के लिए, तो हमें अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देंगे तो ऐसा ना हो कि बिजनेस को लॉसेस हो जाए, वो सर्वाइव ही ना कर पाए लॉन्ग रन में। और दूसरी तरफ अगर हम सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हम कितने तक हम अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो है ना तो हम बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाएं और एटलीस्ट हम टफ टाइम पे जो है वो सर्वाइव भी कर सके, हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जांपल आप 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपीज़ है एंड 2 रुपीज़ का फिक्स्ड कॉस्ट है। तो कम से कम 6 रुपये तो मुझे प्रोडक्ट से मिलने चाहिए ना। तो आप कितना रिड्यूस कर सकते हो कि आप 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट को कम से कम 6 से ज़्यादा का सेल करो। कितना करोगे कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो जाए। 10 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप 5 रुपये में सेल कर दोगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होगा, तो फिर आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम आपको 6 या फिर उससे ज़्यादा रुपीज़ का मार्केट में सेल करना पड़ेगा, ताकि आप एटलीस्ट सर्वाइव कर सको इन दी टफ टाइम्स। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर स्टॉक। तो देखिए ये पॉइंट मैंने ऑब्जेक्टिव्स में भी डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है तो भी एक तरीके की कॉस्ट हम इनकर करते हैं, और अगर स्टॉक बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो भी हम एक कॉस्ट इनकर करते हैं। तो बिजनेस के पास ऐसी सिचुएशन ना हो कि वो स्टॉक पाइलअप किए जा रहे हैं, एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही स्टॉक खत्म हो गया, कस्टमर डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट्स द रीजन फॉर लॉसेस, यानी कि जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं आखिर उनके पीछे रीज़न क्या है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई आ रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हम वेरिएंसेस को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोचा था कि हमें 100 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, लेकिन हमारी जो कॉस्ट है वो 110 रुपीज़ आ रही है। तो ये जो 10 रुपीज़ का एक्सेस कॉस्ट आ रही है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इट एड्स फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि मैनेजमेंट को फ्यूचर में प्लान करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट सोच रही है कि क्या हमें अपनी प्रोडक्शन जो है उसको एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राइट नाउ हम 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं इन अ ईयर, तो क्या हम अपनी 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसकी जो डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट को डेटा चाहिए, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगा कि राइट नाउ हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मशीन्स की वो कितनी है, हमारे पास जो लेबर है अगर वो 8 आवर्स में ही अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर पाती है तो हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है हमें उनसे ओवर टाइम लगवाना पड़े, ओवर टाइम के रेट्स ज़्यादा जाएंगे। तो क्या हमारे लिए बेटर है कि ओवर टाइम पे एम्प्लॉयज़ को से काम करवाना, या फिर क्या हमें न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग कर सकती है फॉर द फ्यूचर। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर टाइप के डेटा को रिकॉर्ड करता है, बस कंडीशन ये है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसे आप मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो उसे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर टाइप की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है जो कि मटेरियल, लेबर या फिर एक्सपेंसेस के या ओवरहेड से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं P&L के डेबिट साइड में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे वैसे डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन यूजुअली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है। हिस्टोरिकल मतलब एक्चुअल डेटा जो कि पास्ट में हो चुका है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल एज वेल एज फ्यूचर डेटा को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट्स बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट तो वो रिकॉर्ड करता ही है कि हमारी कितनी हो रही है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी वो एक एस्टिमेट प्रिपेयर करता है कि फ्यूचर में हमारी कॉस्ट कितनी जा सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए हेल्पफुल होती है।
तो इंटरनल्स जैसे कि मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, और आउटसाइडर जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, तो सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजमेंट या फिर इंटरनल्स के लिए ही होती है, जिनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेंट ओनली फॉर द इंटरनल यूजर्स। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो मैंडेटरी है बिजनेसेस के लिए, कि उन्हें अपना प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, उन्हें अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो ये मैंडेटरी नहीं है बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एम्फेसिस है वो सिर्फ यही है कि हमें डेटा को रिकॉर्ड करना और उसका जो रिजल्ट आया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का उसको प्रेजेंट करना यूजर्स को, कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस इनकर किया, या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पर्टिकुलर डेट पर। वहीं अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिर्फ कॉस्ट की कैलकुलेशन करने में हेल्प नहीं करता, लेकिन हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए भी डेटा प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाती है, यहाँ पे हमें कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में भी हेल्प की जाती है इन दी कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट या फिर लॉस बताता है फॉर अ बिजनेस एज अ होल, कि पूरे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस इनकर किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोडक्ट वाइज या फिर डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस बताता है, कि हमने ए प्रोडक्ट ने, बी प्रोडक्ट ने और सी प्रोडक्ट ने कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया इंडिविजुअली, ताकि हम अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस को रिमूव कर सकें और प्रॉफिटेबल बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो वहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट्स पता चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एज अ होल हमें पता चलता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई फोरकास्टिंग नहीं होती, जो डेटा जैसा है उसे वैसा ही रिकॉर्ड किया जाता है। आप 100 रुपीज़ की पेमेंट करोगे तो 100 रुपीज़ ही रिकॉर्ड होगा, तो ये कोई भी फोरकास्टिंग नहीं करते फ्यूचर के लिए। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, और हम बजट्स बनाते हैं फॉर द फ्यूचर। लास्ट डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो डिसाइडेड है ऑलरेडी कि कैसे बनाना है। तो कंपनीज एक्ट ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है कि आपने किस तरीके से प्रेजेंट करना है इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को, कैश फ्लो को। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, क्योंकि इंटरनल यूजर्स के लिए तो आप किसी भी तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं। आप उसे शीट की फॉर्म में बनाइए, स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाइए, रिपोर्ट्स की फॉर्म में बनाइए। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी भी फॉर्म पे कि आपका यही फॉर्मेट होना चाहिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का या कॉस्ट को प्रेजेंट करने का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो जनरली वंस इन अ ईयर होता है, यानी कि जब हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तो ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टाइम पे चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम अपनी जो रिपोर्ट्स है या फिर स्टेटमेंट्स है हम उन्हें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही साल में प्रिपेयर करना है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में जनरली हम लोग जो अपना रिपोर्ट्स होती है वो एट द एंड ऑफ ईयर ही प्रेजेंट करते हैं।